हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेस जुडिशरी चैनल। आज हम जो है देखेंगे हाउ टू डील विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर एनी जुडिशरी एग्जाम्स, पर्टिकुलरली फॉर आरजेएस, क्योंकि आरजेएस ही जो है अभी आने वाला है। सबसे क्लोज जो है वो जो जुडिशरी एग्जाम है आज के टाइम पे, दैट इज क्लोजेस्ट आरजेएस, जो कि आपको पता होगा कि उसकी डेट जो है वो 16 जून से जो है शिफ्ट होके 23 जून जो है वो हो चुकी है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम का हो या कोई भी जो है जुडिशरी एग्जाम का हो पूरे देश भर में, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आता ही आता है। अगर हम एपीओ की बात जो है नहीं करें, एपीओ की बात, आरजेएस एपीओ की बात नहीं करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं आता है, लेकिन पर्टिकुलरली हर जुडिशरी एग्जाम्स में जो है, लगभग हर जुडिशरी एग्जाम में जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आता है और अच्छे खासे नंबर के जो है उसमें क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे इजी होता है, लेकिन कई बार जो उसको रिकॉल करना एग्जाम्स के वक्त जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं और उसके कोई क्वेश्चन हमारे कोई भी जुडिशरी एग्जाम्स में जो है कभी भी गलत ना हो, वो हम कैसे जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब आता है तो कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, कोई भी हम लॉ पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कोई भी हम लॉ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसका लॉ नंबर, उसका जो एक्ट नंबर कौन सा होता है। इसका जो एक्ट नंबर है वो है 9। 1872 का पहला एक्ट कौन सा था, विच वॉज द एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन इससे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि इनैक्टमेंट डेट क्या है। तो इनैक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर इन केस बन जाए तो आपको जो है याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट जो है इसकी वो है 1 सितंबर 1872। तो हमें कमेंट, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसी दिन एक और लॉ भी जो है एनफोर्समेंट में आया था, वो कौन सा लॉ है। अब हम जो है डील करते हैं आगे। शॉर्ट टाइटल कहता है इट मे दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो है जम्मू जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या जितने भी लॉज हैं वो भी जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे जो है लगने चालू हो चुके हैं, इसलिए जो है इसको ओमिट कर दिया गया है। तो होल ऑफ इंडिया पे जो है अब ये लागू होता है। इट शैल कम ऑन द फोर्स ऑफ 1 सितंबर 1872, जो कि एक और बहुत बड़े लॉ का या बहुत जो मेजर लॉ है उसी का जो है एनफोर्समेंट डेट भी जो है सेम है, 1 सितंबर 1872। फिर आता है सेविंग्स क्लॉज। सेविंग्स क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज की जो डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जनरली क्या होता है, जितने भी लॉज होते हैं उनमें सेक्शन 2 में ही जो है एज अ जनरल रूल डेफिनेशन दी गई होती है, ठीक है। वैसे भी जो है इसमें भी जो है सेम किया गया है, एक्सेप्ट फॉर एविडेंस एक्ट, जिसमें जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में आता है। जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रपोजल या फिर ऑफर। इंग्लिश लॉ में हम उसको ऑफर कहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है उसको प्रपोजल कहा गया। सबसे पहला प्रपोजल होता है। मैं अगर किसी को प्रपोजल भेजता हूं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफर और प्रपोजल, जो कि देखा सेक्शन 2A में। अब मैंने किसी को ऑफर भेजा है, किसी को प्रपोजल भेजा, तो या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। मान लो वो एक्सेप्ट कर देता है तो एक्सेप्टेंस दे रखा है 2B में। अब मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बन जाती है प्रॉमिस। प्रॉमिस की पार्टीज होती है 2, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, वो दे रखा है 2C में। प्रॉमिस में मैं क्या जोड़ू कि वो एग्रीमेंट बन जाए, तो प्रॉमिस में मुझे कंसिडरेशन जोड़नी पड़ेगी, जो कि दे रखी है 2D में। अब मैंने प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दी तो वो बन गया एग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट दे रखा है 2E में। अब 2F और G जो है वो थोड़े से अलग हैं, वो सीक्वेंस इस सीक्वेंस में फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी हमें याद रहेंगे। 2F कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की और 2G जो है वो बात करता है वॉइड एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट्स की बात हो गई, अब आएंगे एग्रीमेंट्स का अगला स्टेप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से 3 है। पहला 2H में देखें तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है, सबसे पहला ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो 2H में दे रखा है। फिर आएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2I में दे रखा है, तो 2I में वॉइडेबल दे रखा है। वैसे वॉइड में भी I होता है, लेकिन जो पहला I है वो दैट इज, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट जो कि दे रखा है 2J में दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप अगर इसको ऐसे सीक्वेंस में याद करते तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रपोजल 2A। प्रपोजल भेजा तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेंस 2B।
एक्सेप्ट कर ले तो बन जाएगी प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो पार्टीज होती है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, 2C। प्रॉमिस में मुझे क्या जोड़ू कि मुझे एग्रीमेंट मिल जाए, तो मैं जोड़ूंगा कंसिडरेशन 2D। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ गई तो नेक्स्ट स्टेप होगा एग्रीमेंट 2E। अब दो जो अलग से सेक्शंस हैं उनको आपको याद करने पड़ेंगे, 2F और 2G। 2F पहले में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, 2G में जो है वॉइड एग्रीमेंट्स। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आएगा कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड, हम ऐसा जो सीक्वेंस देखें तो पहला होगा वैलिड, फिर वॉइडेबल, फिर वॉइड। तो 2H में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सिंपल सा हमारा डेफिनेशन क्लॉज जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। पहला क्या है? पहला है प्रपोजल। इंग्लिश लॉ में हम उसको ऑफर कहते हैं, इंडिया में जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो उसको प्रपोजल कहा गया है। तो पहला हो गया प्रपोजल। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। दूसरा में जो एक्सेप्टेंस दे रखे, एक्सेप्टेंस दे रखा, एक्सेप्टेंस देगी तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। प्रॉमिस की कितनी पार्टीज होती है? दो पार्टीज, 2C में दे रखी है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ऑफरर और ऑफरी में क्या फर्क होता है? ऑफरर प्रॉमिसर से कैसे डिफरेंट होता है? प्लीज लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। प्रॉमिसर और प्रॉमिसर तक हो गया। फिर अगला स्टेप जो हमने देखा तो क्या होता है कि प्रॉमिस बन गई। अब प्रॉमिस में मैं क्या डालूं कि एग्रीमेंट बन जाए? तो प्रॉमिस में मैं क्या डालूंगा? प्रॉमिस में मैं डालूंगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज गिवन इन 2D। अब कंसिडरेशन कैसी? कंसिडरेशन हो गई। कंसिडरेशन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हैज बीन गिवन इन 2E। उसके बाद जो हमने देखा था कि दो सेक्शंस ऐसे आते हैं जो कि सीक्वेंस में फिट नहीं बैठते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक सीक्वेंस होता है उसमें फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन हमें याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो 2F होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और 2G जो होता है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स की भी सीक्वेंस दे रखी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी की टाइप पे जो है 3 तरीके से डिफाइंड है। पहला हो गया वैलिड, फिर वॉइडेबल, फिर वॉइड। तो वैलिड मतलब 2H, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 2I में पहले में दे रखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और फिर लास्ट 2J जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन याद करने का जो है ये तरीका है, आप कैसे भी जिसको याद कर सकते हैं। अब हम जो है एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है ऑफर। ऑफर क्या होता है? When one person signifies to another his willingness to do, या तो कोई चीज करना या कोई चीज नहीं करना, और किस लिए? ताकि आप सामने वाले की एसेंट ले सको। ऐसे एक्ट को या ऐसे एब्सिस्टेंस को, कोई चीज करना कोई चीज नहीं करना, किस पर्पस के लिए? कि सामने वाले की आप एसेंट ले सको, तो उसको हम कहते हैं प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल आपने दिया। अब प्रपोजल या ऑफर भी जो बहुत तरह के होते हैं, जनरल ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है, काउंटर ऑफर होता है और क्रॉस ऑफर भी होता है। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क होता है। दैट इन्विटेशन टू ऑफर एक टाइप ऑफ ऑफर नहीं होता, वो अलग होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रॉमिस। मतलब आपने किसी को ऑफर भेजा, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस में दो पार्टीज होती है, जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर, जिससे प्रॉमिस की गई वो प्रॉमिसी। पहला हो गया प्रॉमिसर, हो गया। सेकंड हो गया प्रॉमिसी। फिर उसके बाद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है 3 तरीके से होती है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। इंडिया में तीनों जो है वैलिड होती है, लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद जो है हमेशा किसके जो है इंस्टेंस पे होती है? प्रॉमिसर की इंस्टेंस पे होती है, प्रॉमिसर की डिजायर पे होती है, जिसको हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल भी कहते हैं। फिर आता है कि कंसिडरेशन कौन दे सकता है? प्रॉमिसी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं होती। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये कहती है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली कैन फर्निश कंसिडरेशन। इंडिया में थर्ड पर्सन भी जो है वो कंसिडरेशन दे सकता है, जिसका एक बहुत फेमस केस लॉ है जिसको हम कहते हैं चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, उस केस में जो है ये माना गया था कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। लेकिन इंग्लिश लॉ में अगर पूछा जाए तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो होता है। थर्ड पर्सन कैन नॉट गिव कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर जो है एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज फॉलोड इन इंडिया, मतलब कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। उसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली अरेंजमेंट्स, ये सब जो है, या फिर असाइनी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। मतलब ये कि इन केसेस में थर्ड पार्टी भी जो है सू कर सकती है। एज अ जनरल रूल इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होता है, मतलब थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं होता है, थर्ड पार्टी भी जो है कंसिडरेशन दे सकती है।
फिर every promise or set of promises forming consideration for each other are called reciprocal. First is 2E is agreement. तो agreement क्या होता है? Every promise or set of promise forming consideration for each other is an agreement. ठीक है, सिंपल सा है. फिर promises which form the consideration or part of consideration for each other are reciprocal promises. जनरली इस पे क्वेश्चन कम ही बनता है, बनेगा तो सेक्शन बेस बन जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा क्या 2J में void agreements not enforceable by law और void agreements. जो एग्रीमेंट लॉ ने एनफोर्स नहीं किए वो void होंगे. फिर आता है 2H वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फिर voidable कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कंसेंट जो है जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, कोर्जन से थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस से थी, फ्रॉड से थी, मिसरिप्रेजेंटेशन से थी, तो जिसकी कंसेंट ऐसे ली गई है उसके ऑप्शन पे जो वो है कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी voidable. फिर हमने देखा है सेक्शन 55 में जिसमें हम लोग देखते हैं टाइम इज एन एसेंस में भी जो है उसके ऊपर एक जनरली जो है क्वेश्चन बनता है कि टाइम इज एन एसेंस कौन से सेक्शन में दे रखा और उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट जो होता है voidable होता है, नॉट void. फिर इसके बाद जो है 2I में दे रखा voidable कॉन्ट्रैक्ट्स, 2J में जो है दे रखा void कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि सेक्शन 51 में जो है बता रहा सेक्शन 56 जो है बता रहा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है तो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है. ठीक है, फिर आता है चैप्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन. तो इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन जनरली बनते हैं कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन जो है वो कैसे होता है. तो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो एक्ट से हो सकता है या फिर ओमिशन से हो सकता है. इस पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो सेक्शन पूछ लेंगे कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ये जो है सेक्शन कौन सा दे रखा है, और दूसरा अगर पूछ लेंगे तो कैसे हो सकता है, क्या एक्ट से हो सकता है, क्या ओमिशन से हो सकता है, क्या दोनों से हो सकता है. तो इसमें और है, और मतलब इंग्लिश वाला और है और हिंदी वाला या है. तो एक्ट से भी हो सकता है और ओमिशन से भी हो सकता है. अब कम्युनिकेशन ऑफ व्हेन कंप्लीट पूछा गया है सेक्शन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाता है, जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाए. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, फिर जो है कौन प्रपोजर जो है, जो ऑफरर है जिसने ऑफर दिया है, वो कब बाउंड हो जाता है, जब सामने वाला जो है एक्सेप्टर क्या कर देता है. कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्ट. मतलब कि जिस पर्सन ने भी ऑफर भेजा था सामने वाले को, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और पोस्ट जो है वो लेटर जो है पोस्ट कर दी. जैसे लेटर पोस्ट कर देते हैं तो ऑफरर बाउंड हो जाता है. अभी तक जो है एक्सेप्टर बाउंड नहीं है, ऑफरर बाउंड हुआ है. यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रपोजर बाउंड हुआ है. सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस का जो है लेटर डाल दिया तो प्रपोजर बाउंड हो जाएगा. लेकिन अभी तक एक्सेप्टर बाउंड नहीं है. एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, जब प्रपोजर की नॉलेज में वो लेटर आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने की जरूरत है. इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ये बनते हैं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है. ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको दिया गया. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट कब हो जाता है, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है. और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट हो जाता है, जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए. ठीक है, तो प्रपोजर बाउंड होता है इस सिनेरियो में जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ चुका है, और एक्सेप्टर बाउंड होता है तब जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है. ठीक है, रिवोकेशन कैसे कंप्लीट होगा, रिवोकेशन कंप्लीट होगा व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is when it comes to his knowledge. सिंपल सा क्वेश्चन. सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 से जो क्वेश्चन बन सकता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब हो सकता है, कि जब तक रिवोकेशन कब तक हो सकता है. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is completed as against the proposer but not afterwards. इसका मतलब क्या है, अभी हमने सेक्शन 4 में देखा, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम. मतलब ये है कि जैसे ही प्रपोजर बाउंड हो जाता है, जैसे ही प्रपोजर बाउंड हो जाता है उसके बाद प्रपोजर अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता. मतलब कि जिसको भेजा गया ऑफर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया है ट्रांसमिशन में, अब प्रपोजर अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता. उससे पहले कभी भी प्रपोजर ऑफर रिवोक कर सकता था. ठीक है, और एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर जो है कब तक अपना ऑफर रिवोक कर, एक्सेप्टर जो है कब तक अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, तब तक कर सकता है. एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. इसका सिंपल सा मतलब है, सेक्शन 4 की ही लैंग्वेज को ही ये कंटिन्यू कर रहा है. इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टर जो है अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है
तब तक जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर की नॉलेज में नहीं आता है। जैसे ही आ जाता है उसके बाद एक्सेप्टर रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले ही जो है वो रिवोक कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों ऑफर लेटर और रिवोकेशन लेटर दोनों एक साथ पहुंच जाए तो दोनों अगर एक साथ पहुंच जाए तो उसका जो है इस सेक्शन 5 में नहीं दे रखा, लेकिन सेक्शन 5 इलस्ट्रेशन में दे रखा है। क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं, ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। ए may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance। ठीक है, जब अभी तक बी को जो है लेटर भेजा था कि हम लोग अपना घर बेच रहे हैं, अब ए रिवोक कब तक कर सकता है? तब तक कर सकता है जब तक बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करता है। मान लो कि ए की तरफ से ऑफर लेटर और रिवोकेशन लेटर दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? वो प्रिवेल करेगा जो कि रिवोकेशन की बात करता है। अगर दोनों एक साथ पहुंचे तो रिवोकेशन जो होगा वो प्रिवेल करेगा। तो रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर, एक टाइम पे। ठीक है, जब दोनों एक टाइम पे पहुंचते तो रिवोक कौन सा प्रिवेल करेगा? रिवोकेशन वाला जो है प्रिवेल करेगा। इसमें से क्वेश्चन इतना बन सकता है। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 6 से जो है क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं कि रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो रिवोकेशन 4 तरीके से हो सकता है। पहला ये है कि आप कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कर दो, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन कर दो। कैसे कर दो? फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप कर दो। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको जो है एक प्रेस्क्राइब टाइम में दिया था कि इतने टाइम मुझे एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए, आपने टाइम पीरियड दिया था, लेकिन तब तक जो है वो नहीं आता कुछ, तो ऑफर रिवोक हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम। थर्ड जो है वो है कि आपने कोई कंडीशन डाली थी कि आप कंडीशन फुलफिल करोगे तब माना जाएगा कि वैलिड एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो ऑफर जो है वो रिवोक माना जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट है डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब आपको किसी ने ऑफर करा, वो पर्सन जो है ऑफर करने के बाद मर गया, आपके पास लेटर है, अभी आपको पता नहीं है कि वो पर्सन मर चुका है या इनसेन है या सेन है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपको पहले ही पता चल गया, ऑफर आपको उस तरफ से आया, आपको पता चल गया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर प्रपोजर और दैट पर्टिकुलर ऑफरर इज डेड, और उसके बाद भी आप एक्सेप्ट करते हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड, वो ऑफर रिवोक हो चुका है। ठीक है, ये सिनेरियो रहता है इंडिया में। लेकिन जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ में क्या होता है कि आपको पहले पता चले या बाद में पता चले, दैट डजंट मैटर, जैसे ही ऑफरर मर जाता है या इंसेन हो जाता है, दैट ऑफर इज रिवोक्ड। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्शन 6 में जब डेथ और इंसैनिटी की बात करते हैं। तो सेक्शन 7 से जो क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 7 से क्वेश्चन सिंपल सा इतना बनता है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि कहां दिया गया? दे रखा सेक्शन 7 में। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। मतलब एक्सेप्टेंस आप कैसे मानो कि आपने जो है कंडीशंस फुलफिल करी, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी हम जनरल ऑफर करते हैं तो पहले ये माना जाता था, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ वीक वर्सेस टाइबाल्ड्स, कि जनरल ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। लेकिन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में ये बोला गया कि जनरल ऑफर इज अ वैलिड फॉर्म ऑफ ऑफर, और उस केस में भले ही आपने वीक वर्सेस टाइबाल्ड केस में ये बोला गया था कि जनरल ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। हम लोग जनरल ऑफर को एक वैलिड ऑफर इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें ऑफरर जो है बहुत सारे लोगों को ऑफर देता है, जनरल ऑफर देता है, जिसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों से बाउंड हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करे। ये वीक वर्सेस टाइबाल्ड्स में जो है कहा गया था, लेकिन इसी को जो है ओवर रूल कर दिया था और बोला गया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कि हाँ ये बात सही है कि जनरल ऑफर में आप लार्ज पब्लिक को एक साथ जो है ऑफर देते हो, लेकिन आपसे बाउंड कॉन्ट्रैक्ट में वही होगा जिससे जो कि है आपको आपकी जो जनरल ऑफर की कंडीशंस है वो फुलफिल करता है। तो सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि जनरल ऑफर जब कभी भी आप करते हैं, एज ए जनरल अगर आपको स्पेसिफिक ऑफर दिया गया तो आप जो है उसको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करते हो। लेकिन जनरल ऑफर्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है
आप अपनी एक्सेप्टेंस जो है उनको कम्युनिकेट करो। आप अगर कंडीशंस में फुलफिल करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 8 ये बात कर रहा है। और सेक्शन 9 बात कर रहा है कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इंप्लाइड कहां पे देखा है, वो सेक्शन 9 में देखा है। ठीक है, सिंपल सा है। फिर आता है सेक्शन 10, और सेक्शन 10 से कनेक्ट करते करते जो है हम सेक्शन 30 तक पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि सेक्शन 10 में बता रखा है कि एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कब बनेंगे। एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे, वो बनेंगे जब 11 और 12 की कंडीशन फुलफिल हो। 11 और 12 क्या बात करते हैं, कमिटेड पार्टीज की। कहां लिखा हुआ है, अभी हम देखते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए फ्री, पार्टीज होनी चाहिए कंपिटेंट, कंसिडरेशन होनी चाहिए लॉफुल, ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल, और ऐसे एग्रीमेंट जो कि स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वॉइड है वो एग्रीमेंट्स ही रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे। एग्रीमेंट्स ही वो वॉइड है एग्रीमेंट्स से। ठीक है, तो पहला है कंपिटेंट पार्टीज। कंपिटेंट पार्टीज कहां दे रखे, 11 और 12 में। कंपिटेंट पार्टीज कौन होते हैं, मेजर है, साउंड माइंड है और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या निकलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, पर्सन ऑफ साउंड माइंड अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, कन्विक्ट्स, एम्बेसडर्स, इंसॉल्वेंट्स जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये 11 में दे रखा है। ठीक है, 12 में दे रखा है कि साउंड माइंड क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर एक कोई पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का है और जनरली जो है वो साउंड माइंड का रहता है, कभी कभी जो अनसाउंड माइंड का होता है, तो साउंड माइंड का जब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है और जनरली जो है मतलब कुछ टाइम के लिए जो साउंड माइंड का रहता है, तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। ये हो गए सेक्शन 11 और 12। फिर हम लोग 13 में देखते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब कंसेंसस एड एडम। कंसेंट दे रखिए सेक्शन 13 में कि आप दो पार्टीज अगर एग्री करें ऑन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एग्री करे और एक ही सेंस में एग्री करे, दैट इज कंसेंट। सिर्फ और सिर्फ कंसेंट मैटर नहीं करती, कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वो दे रखा है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो दे रखा है सेक्शन 14 में। और सेक्शन 14 में कंसेंट जो है फ्री कैसे होगी, अगर वो इन 5 तरीकों से नहीं गई है, नहीं ली गई है, तो वो कंसेंट फ्री होगी। पहला है सी मतलब कोर्जन, यू मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, और मिस्टेक जो है वो वर्क करती है 22 to 21, 22, 20, 21, 22। इसमें बायलेटरल मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ और यूनिलेटरल मिस्टेक्स की जो है बात की गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने 2 पोर्शन देख लिए इसके, प्री कंसेंट वाला पोर्शन देख लिया और पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। अब हम देखेंगे लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा जो है इसमें जो सीक्वेंस थोड़ा सा गलत दे रखा है। गलत कैसे दे रखा है कि यहाँ पे पहले, अगर यहाँ पे पहले जो है कंपिटेंट पार्टीज होता तो 11 12 हो जाता, फिर फ्री कंसेंट होता तो 13 to 22 हो जाता, फिर लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात की गई तो वो 23 और 24 हो जाता, और फिर 26 to 30 ऑनवर्ड जो है ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि लॉ ने ही बता दिए कि वो वॉइड होंगे, तो 26 to 30। और एक बीच में सेक्शन बचा था सेक्शन 25 जो कि कंसिडरेशन की बात करता है कि कब जो है एज अ जनरल रूल तो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन कुछ एक एग्रीमेंट्स भले उनमें कंसिडरेशन नहीं हो फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, वो दे रखा है सेक्शन 25 में। तो इस सेक्शन 10 से हम लोग जो है सेक्शन 30 तक जो है कवर कर सकते हैं। सेक्शन 30 तक जो है मेजर पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो है हो जाता है। सेक्शन 30 तक जो है लगभग 60 to 70% क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं। सो वी विल डिस्कस section 11 to section 30 in the next class, in which we will be covering the portions, covering the sections के इनमें से किन में से जो है प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है एक छोटा एक्ट है, छोटा एक माइनर लॉ है, लेकिन एक बहुत ज्यादा अच्छी खासी वेटेज जो है वो जुडिशरी एग्जाम्स में रखता है। ऐसा कोई भी जुडिशरी एग्जाम से नहीं है जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हर जगह जो है कवर किया जाता है, तो इसको जानना, इसको समझना जो है बहुत जरूरी है। और बाकी के जो प्रोविजंस है 11 to 30 हम लोग अगली क्लास में जो है कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ प्रेप जुडिशरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर RJS एग्जाम।